हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं 12th क्लास का टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, मेंडल्स लॉ, आनुवांशिकता के नियम। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसने दो प्रयोग किए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, और इन दोनों क्रॉस के आधार पर मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा विसंयोजन का नियम और तीसरा स्वतंत्र अवयव का नियम। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, एकल संकर संकरण के आधार पर 2 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसमें पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा विसंयोजन का नियम, जबकि तीसरा नियम उसने द्विसंकर संकरण के आधार पर प्रस्तुत किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों नियमों के विषय में समझाएंगे, तो ध्यान दीजिए। फर्स्ट, प्रभाविता का नियम। आनुवांशिकता के नियम जो मेंडल ने दिए थे, आनुवांशिकता के नियम। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। ठीक है, इसके विषय में हम बात करें सबसे। ठीक, तो पहली बार पॉइंट है, मेंडल ने इस नियम का प्रतिपादन एकल संकर संकरण के आधार पर किया, ठीक है। मेंडल ने इस प्रभाविता के नियम का प्रतिपादन एकल संकर संकरण के आधार पर किया। ओके, क्या है ये नियम? तो ध्यान दो, मेंडल के अकॉर्डिंग सजीवों का प्रत्येक लक्षण एक विविध इकाई, प्रत्येक लक्षण की वंशागति एक विविध या डिस्क्रीट यूनिट, विविध इकाई के द्वारा नियंत्रित होती है, और इस विविध इकाई को मेंडल नाम दिया था फैक्टर या कारक। ओके, मेंडल के अनुसार प्रत्येक लक्षण की वंशागति एक विविध इकाई के द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे कारक या फैक्टर कहते हैं, पहली बात। दूसरा, मेंडल के अनुसार ये कारक सामान्यतः पेयर में, युग्म अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? प्रत्येक कारक युग्म अवस्था में पाए जाते हैं, युग्म अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक कारक युग्म अवस्था में होता है। दूसरा, युग्म अवस्था में उपस्थित दोनों कारक समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अगर युग्म अवस्था में उपस्थित दोनों कारक समान होते हैं तो उसे कहते हैं समयुग्मजीय अवस्था, होमोजाइगस। लेकिन अगर युग्म अवस्था में उपस्थित दोनों ही कारक असमान हो, एक दूसरे के एलील हो, तो उस अवस्था को, युग्म अवस्था को विषम युग्मजीय अवस्था कहा जाता है, हेट्रोजाइगस कहा जाता है।
क्लियर? जैसे कारक युग्म अवस्था होते हैं जिसके दो प्रॉपर्टी होती है, समयुग्मजीय अवस्था, समयुग्मजीय अथवा विषमयुग्मजीय अवस्था, विषमयुग्मजीय अवस्था। क्लियर? समयुग्मजीय अवस्था बोले तो जैसे कैपिटल टी एक या स्मॉल टी, ये दोनों समयुग्मजीय अवस्था है, पेयर है। लेकिन विषमयुग्मजीय अवस्था में असमान होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एलील हैं। जब किसी जीन के दोनों ही एलील प्रेजेंट हो, युग्म अवस्था में जब किसी जीन के दोनों ही एलील प्रेजेंट हो तो इसे विषमयुग्मजीय अवस्था कहते हैं। और जब युग्म अवस्था में किसी जीन का एक ही एलील उपस्थित हो, एक ही प्रकार के दोनों एलील उपस्थित हो, तो उसे समयुग्मजीय अवस्था कहते हैं। यहां तक की बात होगी। मेंडल ने बताया कि कारकों की विषमयुग्मजीय अवस्था में उपस्थित दोनों कारकों में से कोई एक कारक ही अपने प्रभाव को प्रकट करता है, दूसरा कारक अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर पाता है। जो कारक अपने प्रभाव को प्रकट करेगा उसे प्रभावी कारक कहते हैं, और जो विषमयुग्मजीय अवस्था में जो कारक अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर पाता है उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। जबकि यही अप्रभावी कारक समयुग्मजीय अवस्था में अपने लक्षण को प्रकट करता है, और इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसने उदाहरण के द्वारा इसको समझाया था। शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे के मध्य में क्रॉस करवाया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, एक भी पौधा बोना नहीं था। यानी कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे के बीच में क्रॉस करवाने पर प्रथम पीढ़ी में लंबाईपन का लक्षण दिखाई दिया, बोनेपन का लक्षण दिखाई नहीं दिया। तो यहां पर लंबाईपन का लक्षण प्रभावी लक्षण है और इसको नियंत्रित करने वाला कारक प्रभावी कारक है, जबकि बोनेपन का लक्षण प्रकट नहीं हुआ वह अप्रभावी लक्षण है, और इसको नियंत्रित करने वाला जो एलील है वो अप्रभावी है। इसी F1 पीढ़ी के लंबे पौधों में स्वपरागण करवाकर जब F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों ही 3:1 में प्रदर्शित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि F2 पीढ़ी में दिखने वाला बोनेपन का लक्षण F1 पीढ़ी के पौधों में उपस्थित तो था, लेकिन प्रभावी कारक की उपस्थिति की वजह से वो अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पा रहा था। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर शॉर्टकट में यदि हम बात करें, मेंडल के इस नियम के अनुसार प्रत्येक कारक युग्म अवस्था में पाया जाता है, और ये युग्म अवस्था समयुग्मजीय अथवा विषमयुग्मजीय हो सकती है। किंतु विषमयुग्मजीय अवस्था में उपस्थित एक ही जीन के दोनों एलीलों में से केवल एक एलील अपने लक्षण को प्रकट करता है, दूसरा एलील अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाता है। जो एलील अपने लक्षण को प्रकट करता है उसे प्रभावी कारक कहते हैं, और जो एलील अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाता उसे अप्रभावी कारक कहते हैं, और इसी को अप्रभाविता का नियम कहा जाता है। यहां तक की बात होती है। तो ये जो नियम था वो एकल संकरण संकरण के आधार पर समझाया गया था। जैसे मैं बात करूं अभी आपसे कि भाई ध्यान दो, देखिए शुद्ध लंबा मटर का पौधा और शुद्ध बोना मटर का पौधा, दो देखिए। इसका जीनोटाइप है कैपिटल डी और इसका जीनोटाइप है स्मॉल टी। ये पेरेंट्स हैं, जनक है। सबसे पहले इनके गैमेट्स बनते हैं। इसके जो गैमेट्स बनेंगे, पेयर के दोनों कारक अलग अलग गैमेट्स में चले जाएंगे। इसी प्रकार इसके दोनों भी गैमेट्स बनेंगे, पेयर का प्रत्येक कारक जो है अलग अलग गैमेट्स में चले जाएंगे। क्लियर? अब इसका ये गैमेट्स इसके इस गैमेट्स के साथ क्रॉस करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्थिति बनती है। ये प्रथम पीढ़ी है, और सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, सभी पौधे लंबे होते हैं। और ये पीढ़ी है F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी, फिलियल फर्स्ट जनरेशन। ठीक है।
तो क्रॉस करने वाले जो पेरेंट्स थे उनमें एक लंबा पेरेंट्स था और एक बोनो पेरेंट्स था, लेकिन इनके क्रॉस से जो फर्स्ट पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए, यानी एक ही लक्षण दिखाई दिया यहाँ पर, लंबेपन का, बोनेपन का लक्षण दिखाई नहीं दिया। फिर इसमें स्वयंपरागण करवाया गया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। सेल्फ पॉलिनेशन करवाने पर क्या देखा जाता है कि यहां पर इसके दो गैमेट्स बनेंगे, इस का पेयर का ये कारक एक गैमेट में जाएगा तो दूसरा कारक दूसरे गैमेट में। चूंकि हम स्वयंपरागण करवा रहे हैं तो दूसरा पौधा भी इसी जीनोटाइप का होगा, उसके भी गैमेट्स इस प्रकार के बनेंगे। एक को हमने मेल मान लिया और एक को हमने फीमेल, ये मेल और ये फीमेल। अब यहां पर जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी दोनों गैमेट्स यदि क्रॉस करते हैं तो ये स्थिति आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा यहाँ पर, और यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और यहाँ स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए हम जीनोटाइप की तुलना करें तो कैपिटल टी वाला ये स्थिति है, तो ये पौधा लंबा होगा, इसका लक्षण क्या देखा है, लंबा। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी बना तो सभी लंबे थे, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, तो ये लंबा, ये लंबा, ये लंबा, स्मॉल टी ये वाली स्थिति है तो शुद्ध होना है। तो यहाँ पर 3 पौधे लंबे और एक पौधा बना हुआ है, यानी 3:1 में। लक्षण प्ररूप ऐसा लक्षण प्ररूप अनुपात जो निकलेगा, लंबा अनुपात बौना, कितने बौने कितने लंबे निकले, तो 3 लंबे हैं और 1 बौना, ये इसका लक्षण प्ररूप अनुपात है। F2 पीढ़ी में F1 पीढ़ी के 2 लंबे पौधों के बीच क्रॉस करवाने पर जो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें बौने पौधे का उत्पन्न होना ये तय करता है, ये सिद्ध करता है कि प्रथम पीढ़ी के पौधे में बौनेपन का कारक उपस्थित तो है लेकिन वह अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाता। इसी क्योंकि दूसरा एलील प्रभावी एलील प्रेजेंट है, दूसरा प्रभावी एलील प्रेजेंट है, जिसके कारण यह एलील अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाता। इसी को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। दूसरा नियम दिया था इसमें, इसी में बात करूं मैं। दूसरा नियम विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम, ठीक है, ध्यान से सुनना यहां पर पॉइंट्स को। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम, दूसरे नियम का प्रतिपादन भी मेंडल ने इसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया था। क्लियर? अब क्या बात है इसकी, तो ध्यान से सुनना। मेंडल के अनुसार प्रत्येक लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करने वाले कारक सामान्यतः युग्म अवस्था में पाए जाते हैं और कारकों की यह युग्म अवस्था समयुग्मजी अथवा विषमयुग्मजी हो सकती है। जैसे ये समयुग्मजी है और ये विषमयुग्मजी, कारकों की युग्म अवस्था समयुग्मजी अथवा विषमयुग्मजी हो सकती है, किंतु जब अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा इनके द्वारा युग्मक बनते हैं तो युग्म के ये कारक सदस्य एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे युग्मकों का पृथक्करण कहते हैं, अर्थात इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। दोबारा ध्यान दो, मेंडल के अनुसार प्रत्येक लक्षण का कारक सामान्य युग्म अवस्था में पाया जाता है। ये युग्म अवस्था समयुग्मजी अथवा विषमयुग्मजी हो सकती है, किंतु अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा जब युग्मक बनते हैं तो युग्म के ये दोनों कारक सदस्य एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसी को कारकों के पृथक्करण का नियम कहते हैं। और चूंकि प्रत्येक युग्मक में, ये युग्मक है, चूंकि प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण का एक ही कारक होता है, एक लक्षण का एक ही कारक होता है और एक कारक हमेशा शुद्ध होता है, अर्थात युग्मक प्रत्येक लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है,
सामान्य अवस्था में कारक युग्म अवस्था में होता है, युग्म अवस्था शुद्ध और अशुद्ध हो सकती है, समयुग्मी और विषमयुग्मी हो सकती है। लेकिन जब यही कारक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं तो इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और चूंकि युग्मक में, गैमेट्स में एक लक्षण का एक ही कारक होता है और एक कारक हमेशा शुद्ध होता है, इसीलिए युग्मकों को प्रत्येक लक्षण के लिए शुद्ध कहा जाता है और इसी को कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, जो कि मेंडल ने एकल संकर संकरण के आधार पर प्रतिपादित किया। तो ये दो नियम हो गए। अब तीसरे नियम की यदि हम बात करें, तीसरे नियम की बात करें तो वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर, तीसरा नियम जो चलकर आता है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तीसरा नियम। ठीक है, इन दोनों नियमों का प्रतिपादन तो किया एकल संकर संकरण के आधार पर, जबकि इसका प्रतिपादन हुआ द्वि संकर संकरण के आधार पर। ठीक है, क्या है ये नियम? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है? अब मैं इसकी तुलना, इसकी बात आपसे करता हूं। तो ध्यान दीजिए, मेंडल के इस नियम के अनुसार, इसके अनुसार, ध्यान से सुनो, मैं लिख रहा हूं उसको, इसके अनुसार प्रत्येक लक्षण के कारक की वंशावृत्ति प्रत्येक लक्षण के कारक की वंशावृत्ति स्वतंत्र रूप से होती है, स्वतंत्र रूप से होती है तथा उस कारक की वंशागति पर, उस कारक की वंशागति पर किसी अन्य लक्षण, किसी अन्य लक्षण के कारक की उपस्थिति, कारक की उपस्थिति या वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्येक लक्षण के कारक की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है और उस कारक की वंशागति पर किसी अन्य लक्षण के कारक की उपस्थिति अथवा उसकी वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण की वंशागति, प्रत्येक कारक की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, किसी अन्य कारक की उपस्थिति का अथवा उसकी वंशागति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस नियम को मेंडल ने अपने द्वि संकर संकरण के आधार पर समझाया। मैं भी आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। तो ध्यान दीजिए, बोर्ड पर देखो, दो जीनी वंशावली या द्विसंकर संकर डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक साथ
दो अलग अलग लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए शुद्ध जनकों के बीच करवाया गया क्रॉस द्विसंकर संकरण कहलाता है। कैसे? उदाहरण के रूप में ध्यान दीजिए, यहां पर हमने शुद्ध गोल पीले बीज वाले मटर के पौधे का क्रॉस शुद्ध झुर्रीदार हरे बीज वाले मटर के पौधे से क्रॉस करवाते हैं। इसका जीनोटाइप गोल के लिए कैपिटल आर और पीले के लिए कैपिटल वाई कैपिटल। दो लक्षण है यहाँ, एक बीज की आकृति का और एक बीज का रंग। बीज की आकृति या तो गोल होगी या झुर्रीदार होगी, बीज का रंग या तो पीला होगा या हरा होगा। क्लियर? तो यहाँ पर रंग आकृति गोल है और रंग पीला है, तो गोल पीले, गोल के लिए कैपिटल आर और पीले के लिए कैपिटल वाई। इसी प्रकार झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये जीनोटाइप, ये जनक है, पेरेंट्स। इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। सबसे पहले इनके युग्म बनाते हैं, तो इसका जो युग्म बनेगा, इस जोड़े का एक सदस्य आएगा और दूसरे जोड़े का एक सदस्य आएगा। सारे युग्म ऐसे बनेंगे। इसी प्रकार इसका जो युग्म बनेगा, इस जोड़े का एक सदस्य आएगा, इस जोड़े का एक सदस्य आएगा। ये है युग्म, देखना पड़ता है जना युग्म। अब इनके बीच में हमने क्रॉस करवाया, ठीक है? ये क्रॉस संकरण करवाया, तो आर के साथ आ रहा है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल। ये स्थिति है, ये प्रथम पीढ़ी है। और हमने क्या देखा कि प्रथम पीढ़ी के सभी पौधों में गोल व पीले बीज, गोल व पीले बीज वाले पौधे बने इसमें प्रथम पीढ़ी। इसका मतलब प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग इन लक्षणों में से प्रभावी लक्षण है बीज की आकृति में गोल बीज होना चाहिए और रंग पीला होना चाहिए। बीज का पीला रंग प्रभावी है और बीज की गोल आकृति प्रभावी है, जबकि झुर्रीदार और हरे बीज जो हैं वो अप्रभावी लक्षण को प्रकट करते हैं, क्योंकि ये प्रकट होते नहीं है प्रथम पीढ़ी में। जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होगा वो प्रभावी लक्षण कहलाएगा। अब इनके बीच में हमने स्वयं परागण करवाना है, तो ध्यान दीजिए, इसका जब स्वयं परागण करवाते हैं तो यहाँ पर कितने प्रकार के तो युग्म पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम युग्म बनाकर देखते हैं। इस युग्म में से पेयर में से एक सदस्य आएगा, तो दूसरा सदस्य इसमें से आएगा। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, एक गैमेट तो ये। कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है, दूसरा गैमेट ये होगा। तीसरी संभावना है कि स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, और चौथी संभावना है स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है। तो चार प्रकार के गैमेट्स यहाँ बढ़ेंगे। इसी प्रकार चूंकि स्वयं परागण करवा रहे हैं तो यही चार युग्मक यहाँ बनेंगे, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ये चार प्रकार के युग्मक यहाँ पर बढ़ेंगे। ठीक, अब इनके बीच में क्रॉस करो। इनमें से एक तरफ फीमेल मेल और एक तरफ फीमेल लिखा जाता है। स्वयं परागण करवा रहे, सभी गोल और पीले बीज वाले दो पौधों के बीच में क्रॉस करवाया या स्वयं परागण करवाया, तो स्थिति क्या बनेगी? तो ध्यान दीजिए, जहां पर एक कैपिटल आर आएगा वो गोल होगा और जहां एक भी कैपिटल वाई आएगा वो पीला होगा। क्लियर? तो देखिए, यहाँ कैपिटल आर यानी गोल, कैपिटल वाई मीन्स पीला। ये है गोल पीला। कैसा है ये? गोल पीला। दूसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि कैपिटल आर आगे तो ये गोल होगा और कैपिटल वाई है तो ये पीला होगा। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई तो ये कैपिटल आर आगे तो ये गोल होगा और कैपिटल वाई आगे तो पीला होगा। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी गोल पीला होगा।
तो प्रथम पंक्ति में देखते हैं सारे जो पौधे बनेंगे वो गोल और पीले बीज वाले बनेंगे। दूसरी पंक्ति में देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी गोल पीला। इधर देखिए कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये अलग है, ये गोल है लेकिन हरा है, इसका बीज हरे रंग का होगा क्योंकि स्मॉल वाई आ गए। इसी प्रकार तीसरे का कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये गोल पीला बनेगा, गोल पीला। और ये कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर तो गोल होगा लेकिन स्मॉल वाई है दोनों से ये बनेगा हरा। तो इस पंक्ति में एक नया संयोजन प्राप्त हुआ, एक नया लक्षण दिखा, गोल और हरे बीज वाले पौधे बने। तीसरी पंक्ति में हम देखते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये गोल पीला है। इसी प्रकार कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये भी गोल पीला है। स्मॉल आर, अब देखिए यहां भी एक भी कैपिटल आर नहीं आया तो ये हो जाएगा झुर्रीदार। कैसा हो जाएगा? झुर्रीदार। और वाई, कैपिटल वाई, ये होगा हरा, पीला, झुर्रीदार पीला। तो ये एक नया लक्षण दिखा, झुर्रीदार पीले रंग वाले बीज। इसी प्रकार ये भी झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, ये दोनों एक पौधे बन गए। चौथी पंक्ति में लेते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, मतलब गोल, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यानी कि गोल पीला, ये गोल और पीला होगा। इसमें कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये गोल होगा लेकिन ये होगा हरा। फिर स्मॉल आर, ये झुर्रीदार होगा तो पीला होगा, झुर्रीदार पीला। और लास्ट में स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये झुर्रीदार हरा है, झुर्रीदार हरा। तो ये F2 पीढ़ी को प्रेजेंट कर रहा है। किसको प्रेजेंट कर रहा है? F2 पीढ़ी। क्लियर? अब यहां पर हमने दो लक्षण लिए, एक तो गोल की वो बीज की आकृति और एक बीज का रंग, दो लक्षण लिए। दोनों की शुद्ध जन्मों बीज क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में एक एक लक्षण दिखाई देता है, आकृति में गोल और रंग में पीला। लेकिन जब इनमें स्वयं परागण करके हम F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो हम देखते हैं कि दो पौधे तो जनकों के समान होंगे लेकिन दो नए प्रकार के पौधे बनते हैं जिनका लक्षण प्ररूप अनुपात निम्न प्रकार का है। तो यहाँ पर कैसे बनेंगे इसकी बात करें, यहाँ पर लक्षण प्ररूप अनुपात की बात यहाँ पर करें हम तो देखिए यहाँ पर एक तो बनता है गोल पीले बीज वाले पौधे, दूसरा है गोल हरा बीज वाला, तीसरा बना झुर्रीदार पीले बीज वाला, और चौथा है झुर्रीदार हरा बीज वाला। तो देखिए गोल और पीला और झुर्रीदार हरा ये तो जनकों के समान है, इनकी संख्या 9 बनती है, इसकी संख्या 1 बनती है। देखिए गोल पीला, गोल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और झुर्रीदार हरा केवल एक बना, क्योंकि गोल हरा एक एरा, दूसरा एरा 1 2 और 3, 1 2 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 इनकी संख्या बनेगी। जबकि झुर्रीदार पीला में एक देखिए 1, झुर्रीदार पीला 2 और झुर्रीदार पीला 3, 1 2 3, इनकी संख्या 3। लक्षण प्ररूप अनुपात है द्विसंकर क्रॉस का 9:3:3:1। इस प्रयोग में, इस संकरण में हमको जनक पौधों के अतिरिक्त दो नए लक्षण प्ररूप वाले, दो नए प्रकार के लक्षण प्ररूप वाले पौधे भी प्राप्त होते हैं। इन दो नए लक्षण प्ररूप का उत्पन्न होना यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक लक्षण का कारक, गोल आकृति का कारक
और पीले रंग का कारक स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये दो नए प्रारूप कभी नहीं बनते। इसी आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र अवयवन का नियम दिया, अर्थात प्रत्येक लक्षण के कारक की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, उसकी वंशागति पर किसी अन्य दूसरे कारक की उपस्थिति का और उसकी वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को स्वतंत्र अवयवन का नियम कहते हैं। तो द्विसंकर क्रॉस का यहाँ पर लक्षण रूप अनुपात पूछ लिया जाता है, कितना होता है 9:3:3:1। ये तो वो लक्षण रूप अनुपात हुआ। इसी प्रकार इसका जो जीनोटाइप है, जीन प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात जो निकलता है वो निकलता है 122:412 121। ये इसका जीन प्ररूप अनुपात है। देखिए यहाँ पर 4 चौक 16 संतति बनी, तो देखिए यहाँ लक्ष्मण 9 और 3 12 12 और 3 15 और 1 16। इसी प्रकार जीन प्ररूप में देखो 2 और 2 4 5 5 और 5 10 और 2 12 13 15 और 1 16 योग आना चाहिए, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार द्विसंकर क्रॉस में भी हमने देखा कि लक्षण प्ररूप अनुपात तो 9:3:3:1 आता है, जबकि जीन प्ररूप अनुपात का अनुपात है वो 122:412 121 122:412 ये जीन प्ररूप अनुपात होता है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग निकलेंगे, जैसे ये वाला जीन जो है केवल एक ही है, जबकि इस प्रकार के जीन वाले 2 निकलेंगे, ठीक है। हम छांटेंगे इसमें, तो जीन प्ररूप अनुपात आता है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको मेंडल के तीनों नियम समझाए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवयवन का नियम। किसने कौन सा नियम किस आधार पर दिया मेंडल ने, ये भी मैंने आपको बताया, विद एग्जाम्पल बताया। अभी अगली वीडियो के अंदर में मेंडल ने एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के अलावा कुछ और प्रयोग किए, उन प्रयोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इन नियमों के अपवाद बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।